बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक हम्म। चल रहा था, राइट। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना भी सीख लिया था कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी थी। और उसके बाद फिर आखिर में ये वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में थोड़ी सी बात करी थी, एंड देन बात ख़त्म हो गई। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या होती है पास पेपर्स के अंदर, तो पहले वो आपको बोलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लो। ठीक है। फिर उसके बाद वो आपको बोलेगा कि यार दूसरे पार्ट के अंदर आप बना लें इनकम स्टेटमेंट। और फिर तीसरे पार्ट के अंदर वो आपसे बोलेगा कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लो। तो ये तीन रिक्वायरमेंट्स होंगी एग्जामिनर की तरफ से। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक जो बात करी है वो बात करी है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कि इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे सोल ट्रेडर पार्टनरशिप की बनती थी वैसी मैन्युफैक्चरिंग की बनती है। छोटी मोटी चेंज होती है, जब चेंज आएगा तो मैं बता दूंगा उसके अंदर। और इसी तरीके से जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी सेम एज इट इज सोल ट्रेडर जैसी बनती है, लेकिन सिर्फ छोटा मोटा चेंज आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वो भी बहुत थोड़ा सा चेंज होता है, कोई बहुत एक्स्ट्रा चेंज नहीं है जिसके लिए मैं आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा से ये सारी चीजें करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज होगी। हम क्या करेंगे आज की क्लास में, हम एक डायरेक्ट पास पेपर करते हैं। ठीक है। और उस पास पेपर्स के थ्रू देखते हैं कि एग्जामिनर कैसे चीजें मांगता है। लेट सपोज ये एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं, एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है, ये आपकी बुक के अंदर भी होगा। बुक्स निकाल लीजिए, जिनके पास अभी तक बुक्स नहीं है काइंडली बेटा प्लीज बुक्स ले लीजिए। कुछ ही बच्चे होंगे, एक दो जिनके पास बुक्स नहीं होंगी, बाकी तो सबके पास। अच्छा, सवाल को देखते हैं और सवाल के अंदर एग्जाम से क्या बात करते हैं। ये जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन है, आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 18 होगा। ठीक है, जिनके पास अभी बुक नहीं है वो पास पेपर का ईयर देख लें। ये जो पेपर का क्वेश्चन है ये जून 2010 का क्वेश्चन है। वेरिएंट 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 आया था, और वेरिएंट 2 और 3 दोनों के अंदर सेम था। ठीक है। अच्छा, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सवाल को देखते हैं कि सवाल के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या क्या चीजें पूछता है। ठीक है। अच्छा भाई, सवाल स्टार्ट कुछ वो ऐसे करता है। सबसे पहले आपको एग्जामिनर बोलता है कि वैंग ही इज अ मैन्युफैक्चरर, एक मैन्युफैक्चरर है। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स ऑन 31st ऑफ जनवरी 2010। और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है 31st ऑफ जनवरी 2010, यानी कि इसका ईयर एंड कब होता है, 31st ऑफ जनवरी 2010 को होता है। तो ये ईयर इसका स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 फरवरी 2009 को स्टार्ट हुआ होगा, और खत्म कब हो रहा है, 31 जनवरी 2010 को जाके ये खत्म हो रहा है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब एग्जामिनर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इन्वेंट्रीज दी हुई है आपको 1 फरवरी 2009 की, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्रीज गिवन है। ठीक है, ये कौन सी इन्वेंट्रीज होती हैं, फर्स्ट डेट की जो भी होगी वो ओपनिंग होगी। उसके बाद अगर आप देखें तो ओपनिंग इन्वेंट्री में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की दी हुई है, और फिर ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस की दी हुई है। अच्छा, हमें पता है कि यार रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इस्तेमाल की जाती है, और वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इस्तेमाल की जाती है। फिर इसी तरीके से अगर आप आगे देखिए तो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री दी हुई है ओपनिंग। तो ये फिनिश गुड्स की जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है ना, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कहीं इस्तेमाल नहीं करते, कहीं यूज नहीं करेंगे, बल्कि दिस शुड बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट। इसको कहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, इनकम स्टेटमेंट के। उसके बाद आगे आ जाए तो आपको उसने क्या दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल आपने जो भी परचेज करा होता है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको परचेज ऑफ फिनिश गुड्स दी हुई है। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स का मतलब ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो पहले गुड्स बनाता है। ठीक है। अब लेट सपोज उसने गुड्स बनाए 1200 यूनिट्स बना लिए उसने गुड्स के, मैन्युफैक्चर करके रखे हुए, लेकिन उसकी मार्केट के अंदर डिमांड 1500 यूनिट्स की है। तो वो क्या करेगा, 300 यूनिट्स बाहर से फिनिश गुड्स की फॉर्म में खरीद लेगा, यानी तैयार शुदा प्रोडक्ट खरीद लेगा। ठीक है। जैसे कि लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि यार मैं ये सेलफोन है, मैं ये सेलफोन जो है मैंने ये बनाए 1200 यूनिट्स। ठीक है, लेकिन मार्केट में डिमांड जो है वो इन फोन्स की कितनी है, 1500 यूनिट्स। तो मैं क्या करूंगा, 300 यूनिट्स में एक्स्ट्रा खरीद लूंगा। तो इसको कहा जाता है परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। जो मैं तैयार मोबाइल फोन खरीद रहा हूँ इसको परचेज ऑफ फिनिश गुड्स कहा जाता है, एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट। इसका कोई ताल्लुक नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग से, क्योंकि ये तो बना बनाया खरीदा है तुमने। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर आगे देखिए तो आपको क्या दी हुई है, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस दी हुई है आपको। तो ये डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस जो होती हैं बेसिकली ये आपका एक डायरेक्ट लेबर होती है। ठीक है। एंड डायरेक्ट लेबर जो होती है वो आप रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, हमेशा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। फिर उसके बाद आगे आ जाए तो आगे लिखा हुआ है रेंट। अच्छा, ये जो रेंट आपको लिख के दिया हुआ है ना, और रेंट के आगे खामोश है एग्जामिनर की, ये रेंट कहाँ का है।
तो याद रखिएगा कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास। एक है जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गुड्स को, और फिर एक और है जहां पे आप लाके इन गुड्स को बेचते हैं। अब याद रखिएगा, जहां पे आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कहते हैं, और उस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को फैक्ट्री अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा जो आप अकाउंट बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, इसका ताल्लुक होता है आपके ऑफिस से, आपके शोरूम से, आपकी शॉप से, तो इसको हम ऑफिस अकाउंट कहते हैं, ऑफिस अकाउंट भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो यहाँ पे रेंट लिख के खामोश है और ये नहीं बता रहा कि ये रेंट फैक्ट्री के अंदर का रेंट है या ये रेंट ऑफिस के अंदर का रेंट है। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई ऐसी एक चीज एग्जामिनर देता है जो दोनों जगह पे कॉमन होती है, कोई ऐसा कॉमन खर्चा होता है, तो उससे रिलेटेड कोई वो एडजस्टमेंट दे देगा। अब एडजस्टमेंट के अंदर वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा यार देखो, रेंट है वो आया हुआ है 28,000 का। क्लियर हो गई बात। अब ये 28,000 का जो आपके पास रेंट आया हुआ है, इस रेंट के अंदर कुछ प्रोपोर्शन, कुछ हिस्सा फैक्ट्री का है और कुछ हिस्सा ऑफिस का है। अब ये रेंट आप कैसे अपोर्शन करोगे, ये कैसे रेंट इन फैक्ट्री और ऑफिस के अंदर डिवाइड करोगे, इसका तरीका बड़ा सिंपल है। इसका तरीका ये है कि आप ये देखो कि जिसके पास ज्यादा प्रोपोर्शन है, जिसके पास ज्यादा एरिया है, फैक्ट्री के पास अगर ज्यादा एरिया है तो उसके ऊपर रेंट का खर्चा भी ज्यादा आएगा, और अगर ऑफिस के ऊपर कम एरिया है तो उसके ऊपर रेंट का खर्चा भी कम आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये रेंट के बारे में नीचे जाके एक एडजस्टमेंट दी हुई होगी जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 3 आपको नजर आ रही होगी। इस एडजस्टमेंट नंबर 3 को जरा गौर से देखिएगा। ये एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर क्या बोलता है, बोलता है जो रेंट इज टू बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड। बोलता है जिसके पास जितना एरिया ऑक्यूपाइड है उतना उतना रेंट उसको आप बांट देंगे। यानी कि बोलता है 3/5 ऑफ द एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द फैक्ट्री, यानी कि 3/5 फैक्ट्री के हाथ में है, और 1/5 बाय द ऑफिस, और 1/5 वो सॉरी 2/5 जो है वो किसके पास है, ऑफिस के पास है। तो अब आपने अगर इस रेंट को अपोर्शन करना है तो रेंट था कितना टोटल, द वैल्यू ऑफ रेंट वाज 28,000, राइट। अब ये 28,000 को आपने क्या करना है, आपने अपोर्शन करना है बिटवीन द फैक्ट्री एंड द ऑफिस। ठीक है। अब उसने बोला था कि यार जो फैक्ट्री है उसके अंदर ये 28,000 का कितना प्रोपोर्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके पास जगह कितनी है 3/5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 से। और इसी तरीके से जो आपके पास ऑफिस है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फैक्ट्री। ठीक है। और जो आपके पास ऑफिस है, ऑफिस के अंदर क्या सीन है कि जो आपका 28,000 रुपए का रेंट है, ये 28,000 रुपए का रेंट जो है, इसको इनके पास जो प्रोपोर्शन है फैक्ट्री वो ऑफिस के पास, वो कितना है 2/5 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5। तो आंसर से निकालो जरा और मुझे बताओ कि 3/5 का कितना आंसर आता है। ठीक है। और इसका कितना आता है, वेरी गुड। तो सब लोगों ने अभी आंसर्स देना शुरू कर दिया। इसका मतलब फैक्ट्री का जो आता है वो 16,800 का खर्चा आएगा रेंट का टोटल खर्चे में से, और जो तुम्हारे पास ऑफिस है उसका कितना आ रहा है 11,200 का रेंट का खर्चा आ रहा है ऑफिस का। ठीक है। तो ये एक ऑफिस का रेंट आ गया आपको। तो ये ऑफिस का रेंट आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और फैक्ट्री का रेंट आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, सर फैक्ट्री का रेंट तो फैक्ट्री अकाउंट में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और इन दोनों को अगर तुम टोटल कर लो तो वही 28,000 बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपने इस 28,000 को बेसिकली क्या किया है, फैक्ट्री और ऑफिस में बांट दिया है। क्लियर हो गई बात, यहां तक किसी को कोई टेंशन नहीं है इस एडजस्टमेंट के अंदर। ठीक है। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आगे वो एग्जामिनर हमसे क्या बात करता है। फिर आगे वो आपको बोलता है कि यार आपकी जो फैक्ट्री है उसके अंदर जो मैनेजर्स काम करते हैं उनकी सैलरी है। तो इसका मतलब ये भी आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। लेकिन याद रखिएगा मैनेजर्स की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आती है। ठीक है। यानी कि ये एक ओवरहेड है। तो ये रिकॉर्ड तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में होगा, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, बल्कि ये ओवरहेड्स के अंदर डाल दी जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से जो रेंट का भी हिस्सा आया था ना, जो आपने फैक्ट्री का रिकॉर्ड किया था, तो वो रेंट का ओवरहेड्स के अंदर रिकॉर्ड होगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर कितना जा रहा था, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था। फैक्ट्री के अंदर हमारे पास जा रहा था 16,800 का खर्चा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16,800 जाएगा फैक्ट्री के अंदर। और ऑफिस के अंदर कितना खर्चा जा रहा था वो भी लिख लेते हैं। ऑफिस के अंदर 11,200 का खर्चा जा रहा था रेंट का। ठीक हो गया। ये आपने पेपर में भी ऐसे ही बना लेना है ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हाँ यार ये क्या हुआ था। फिर उसके बाद आपको एग्जामिनर ने कुछ ऑफिस सैलरीज दी हुई हैं। यार ऑफिस सैलरीज जो होती है ना, ये ऑफिस का खर्चा है, तो ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस के अंदर। उसके बाद आगे आ जाइए, तो अगली चीज उसने क्या दी हुई है, रेवेन्यू दिया हुआ है। रेवेन्यू सेल, सामान वामान जो बेचते हो वो इनकम स्टेटमेंट में ही जाके रिकॉर्ड करोगे। सेल रिटर्न भी होगी तो वो भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाके रिकॉर्ड करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो मेरी गुड्स हैं, जो मेरे मोबाइल फोन हैं, जो मेरे यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ जा जाके कस्टमर्स के घरों पे, तो उसका खर्चा आ रहा है। यानी कि आप समझ लो ये कैरेज आउटवर्ड्स है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ
इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद कुछ सन्ड्राय ऑफिस एक्सपेंस लिखे हुए हैं, तो ये भी किसका पार्ट है, इनकम स्टेटमेंट का। तो ये सारी बातें किसकी हो गई, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट। क्लियर। उसके बाद फिर अगर आप आगे देखें तो आगे क्या बोलता है, आगे वो बोलता है कि आपने एक लायबिलिटी ली हुई है, और वो लायबिलिटी कितने की है आपके पास, नॉन करंट लायबिलिटी है आपके पास, एक लोन लिया हुआ है आपने 8% का, जो कि आपने पे करना है 2015 में जाके, और अभी तो हम 2010 में खड़े हुए हैं, हाँ अभी तो 2010 चल रहा है। तो ये एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन गई आपकी, क्या बन गई है आपकी, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब ये लोन जो आपने लिया हुआ है कितने का लिया हुआ है, 40,000 का लिया हुआ है, और इसके ऊपर आप इंटरेस्ट कितना पे करते हैं, 8% इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इंटरेस्ट एक्सपेंस जरा कैलकुलेट तो करो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप 8% से, ठीक है। तो आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा, जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा, ठीक है, 3200 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। यानी कि अभी तक हमारे पास क्या आ चुका है, 3200। ये 3200 क्या है, 3200 इज द इंटरेस्ट एक्सपेंस, या फिर इसको हम फाइनेंस कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, फाइनेंस कॉस्ट भी बोल सकते हैं। एंड दिस फाइनेंस कॉस्ट, दिस 3200 विल बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि लोन लेना, लोन का इंटरेस्ट पे कर देना, ये सब किसके डिसीजंस होते हैं, ऑफिस के डिसीजंस होते हैं, ठीक है। इसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, उसके बाद फिर आप आगे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है जरा देखिएगा इस बात को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट पेड 2400, आपने इंटरेस्ट कितना पे किया हुआ है, 2400, लेकिन आपको पता है आपको इंटरेस्ट पे करना कितना चाहिए था, हाँ सर हमें पता है, इंटरेस्ट हमें पे करना चाहिए था सर 3200 का, और हमने इंटरेस्ट कितना पे किया हुआ है, 2400 का। तो सर अब क्या करेंगे, बेटा कुछ भी नहीं करोगे, आपको इंटरेस्ट पे करना था 3200 का, और आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है 2400 का। इसका मतलब अभी तक आपका तकरीबन कितने का, $800 का इंटरेस्ट अभी तक ड्यू है। हाँ, $800 का अभी तक आपके पास इंटरेस्ट क्या है, ड्यू है। तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा अक्रूड इंटरेस्ट। और अक्रूड इंटरेस्ट हमेशा कहां रिकॉर्ड होता है, बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज के पोर्शन में ले जाके आप इसको शो कर देते हैं कि भाई हमारा अभी तक इतना अक्रूड इंटरेस्ट। और इनकम स्टेटमेंट में हम कितना रिकॉर्ड करेंगे, बेटा जो इस साल का रियल एक्सपेंस था, रियल एक्सपेंस कितना बन रहा था, रियल खर्चा कितना बन रहा था, 3200 का बन रहा था। दिस 3200 विल बी रिकॉर्ड इन द इनकम स्टेटमेंट। क्लियर हो गई बात। उसके बाद फिर आप आगे आगे देखें तो आगे आपको क्या दिया हुआ है, आगे आपको बोलता है प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग। तो प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट दी हुई है। प्रॉपर्टी की लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो बेसिकली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है। ये जो लोन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है ये भी आप बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट दी हुई है, तो प्लांट एंड मशीनरी भी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड होता है। फिर इसी तरीके से ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट दी हुई है, तो ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट भी कहाँ रिकॉर्ड होगी, बैलेंस शीट में। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बिल्डिंग के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन लग रही होगी, अगर ये बिल्डिंग, ये प्रॉपर्टी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूं, अगर बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रही होगी तो इस डेप्रिसिएशन को आप कैसे बांटेंगे। तो याद रखिएगा कि बिल्डिंग, कुछ हिस्सा बिल्डिंग का इस्तेमाल हो रहा होगा फैक्ट्री के पास, और कुछ हिस्सा इस्तेमाल हो रहा होगा बिल्डिंग का ऑफिस के पास। तो जितना हिस्सा बिल्डिंग, अगर लेट सपोज बिल्डिंग 80% हिस्सा इस्तेमाल कर रही है, वो फैक्ट्री जो है वो बिल्डिंग का 80% हिस्सा इस्तेमाल कर रही है, तो जितनी भी डेप्रिसिएशन आएगी उसका 80% चला जाएगा फैक्ट्री के अंदर, और बाकी का 20% कहाँ चला जाएगा, ऑफिस के अंदर। लेकिन आपके इस सवाल के अंदर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर चार्ज नहीं हो रही है, तो ये बस एक पॉइंटर था जो मुझे आपको बताना था। अच्छा, उसके बाद फिर अगली चीज आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, ये प्लांट एंड मशीनरी बेसिकली लगी हुई कहाँ होती है, फैक्ट्री में या ऑफिस में। सर प्लांट एंड मशीनरी तो फैक्ट्री के अंदर होती है, तो बेटा इसका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा उस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड भी कहाँ करोगे, इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा, इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा वो रिकॉर्ड कहाँ होगा, सर वो डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये एक ओवरहेड का खर्चा है, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप आगे आ जाएं तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, बैलेंस शीट में जाने वाली चीज होती है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का। और आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट का। अच्छा, अब याद रखिएगा जो ऑफिस इक्विपमेंट है ये कहाँ यूज हो रहा होता है, ऑफिस के अंदर यूज हो रहा होता है। तो इसकी जो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट की, अच्छा ये मैंने इधर गलती से लिख दिया यार, मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये इसके बारे में बात नहीं हो रही थी ना, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बात हो रही थी। जो प्लांट एंड मशीनरी होती है उसकी जो डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है, वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगी। ये तो ऑफिस इक्विपमेंट है, वो लाइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऑफिस इक्विपमेंट की जो डेप्रिसिएशन आएगी, इसकी जो डेप्रिसिएशन आएगी वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, सर ऑफिस इक्विपमेंट कहाँ यूज हो रहा है, ऑफिस के अंदर, तो इसकी डेप्रिसिएशन भी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सर ऑफिस अकाउंट में, यानी कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ये वाली बात आपको क्लियर हुई, जो मैंने अभी बातें करी हैं ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड के। अगर कोई ऐसे एसेट्स होंगे जो फैक्ट्री में इस्तेमाल होते हैं तो उनकी डेप्रिसिएशन
फैक्ट्री अकाउंट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी जो जो इस्तेमाल ऑफिस के अंदर हो रहे होते हैं तो उनकी डेप्रिसिएशन भी कहां पे रिकॉर्ड की जाएगी? ऑफिस अकाउंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर। क्या ये वाली बात आपको क्लियर हो जाती है? ठीक है, देख लें सब लोग, मुझे बता दें, सब लोग बताएं, सब लोग रिप्लाई करा करें जल्दी जल्दी से। बताओ भाई सब लोग, डायरेक्ट मैसेज नहीं करो, सबके डायरेक्ट नहीं आते, एवरीवन पे रिप्लाई करके बताया करें। हाँ भाई बताओ, भाई सब लोग बताओ, ये बात समझ आ गई सबको? सही है, सही है, बाकी लोग भी बताएं। अच्छा भाई, फिर आगे वो आपको बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ना आपका, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है, ये वही सोल्ड डेट वाला चक्कर है, ये ओपनिंग गिवन होता है। कौन सा गिवन होता है? ओपनिंग गिवन होता है। और ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और इस साल का क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप कैलकुलेट करके इंक्रीज डिक्रीज इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको दिए हुए हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, ये बैलेंस शीट में जाते हैं। फिर ट्रेड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में जाते हैं, तो ये भी बैलेंस शीट की चीज हो गई, ये भी बैलेंस शीट की चीज हो गई। ये भी बैलेंस शीट में जाते हैं प्रोविजंस, ये भी बैलेंस शीट में, ये भी बैलेंस शीट। और ये जो आपका, बस याद रखिएगा, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो ये वाला बैलेंस शीट में नहीं जाता, बल्कि इस साल का जो भी प्रोविजन आता है वो फिर ऐड होके ही जा रहा होता है। ठीक है, अच्छा भाई फिर आगे आ जाए जरा। आगे वो आपको बोलता है कि आपका जो कैश या बैंक था वो कितना है? 33030 क्रेडिट। इसका मतलब आपका जो बैंक है वो क्या हुआ है? ओवरड्राफ्ट हुआ है। इसका मतलब ओवर ड्राफ्ट का मतलब ये हुआ कि ये आपकी एक करंट लायबिलिटी है। ठीक हो गया, फिर आपको कैपिटल गिवन है। ठीक हो गया, और फिर आपको कुछ ड्राइंग्स गिवन है। ठीक हो गया, तो ये आपकी बैलेंस शीट की ही चीजें हैं, ये भी बैलेंस शीट में जाता है, ये भी बैलेंस शीट में जाता है, और ये भी बैलेंस शीट में जाता है। तो हियर इज योर कंप्लीट ट्रायल बैलेंस, ये आपकी स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल से लेके ड्राइंग्स तक मैंने आपको सारी बातें एक्सप्लेन कर दी कि कौन सी चीज किधर जानी चाहिए और क्यों जानी चाहिए। ठीक हो गया, अब ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे आप इसके अंदर मास्टर कर जाओगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होने चाहिए कि यार ये क्यों जा रहा है वहां पे, या ये इसका मकसद क्या है वहां पे रिकॉर्ड होने का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक हो गया, अच्छा भाई अब आगे जरा देखो, तो आगे यहाँ पे क्या बोलता है? पहली पहली एडजस्टमेंट अगर आप देखिएगा तो पहली एडजस्टमेंट बोलता है एडिशन इन्फॉर्मेशन के अंदर, नंबर 1, इन्वेंट्री स्टॉक एट 31 जनवरी 2010, यानी कि अब आपको कौन से स्टॉक्स दे रहा है? अब वो आपको क्लोजिंग स्टॉक यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रहा है, यानी कि अब वो क्या बता रहा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। अब याद रखिएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। इस मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक में रॉ मटेरियल भी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, वर्क इन प्रोग्रेस की भी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, और फिनिश गुड्स की भी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये मैंने आपको वैसे ही बताया था कि जब गुड्स 0% तैयार होती है तो हम उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। ठीक है, जब वो कितना परसेंट तैयार होगी? 0% तैयार होगी तो हम उसको रॉ मटेरियल कह देंगे। ठीक हो गया, और अगर वो 1% से लेके 99% तक तैयार है तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस, और जब तैयार बिल्कुल 100% हो जाएगी तो उसको फिनिश गुड्स कहा जाता है। तो ये तीनों की इन्वेंट्रीज हम कहाँ करेंगे? बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। सर बैलेंस शीट में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बेटा नॉर्मल क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ रिकॉर्ड करते थे? सर करंट एसेट्स में रिकॉर्ड करते थे, तो बेटा इन सबको भी करंट एसेट्स के अंदर रिकॉर्ड कर देना। सर तीनों को लाइन से लिख के या प्लस करके? बेटा तीनों को अलग अलग लाइन से लिख के इसको पहले शो करोगे, फिर इसको शो करोगे, और फिर इसको शो करोगे, तीनों को ऐड करके मत लिख देना। ठीक है, अच्छा भाई फिर उसके बाद ये अभी मैं करवाऊंगा भी, लेकिन मैं आपको फिर भी क्लैरिटी दे रहा हूँ एक एक सीन क्या होने वाला है। अच्छा उसके बाद फिर आप आगे देखें तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर क्या बोलता है? एडजस्टमेंट एट 31 जनवरी 2010, आपको 31 जनवरी 2010 की कुछ एडजस्टमेंट दे रहा है। बोलता है डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस 1120 वर अक्रूड। बोलता है जो तुम्हारी फैक्ट्री वेजेस है ना, ट्रायल बैलेंस के अंदर ऊपर गिवन है, वो उसमें से 1120 अक्रूड है। तो अगर आप यहाँ पे आगे देखो तो यहाँ पे आप देखो डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस गिवन है। अब ये डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस है कितने की? 62140, और इसमें से अक्रूड कितनी है? 1120 की। तो टोटल कर लो तो आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कितना करोगे? 62140 प्लस 1120 ऐड करके मुझे आंसर बता दो कितना आ रहा है। देखो कितना आ रहा है? 63260, ठीक हो गया, तो ये आप कहाँ रिकॉर्ड कर लोगे? अपनी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर ये वैल्यू रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि 1120 जो है, क्या ये अक्रूड है? हाँ सर ये अक्रूड है। तो अक्रूड बैलेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं वैसे? सर ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा करंट लाइबिलिटीज के अंदर, क्योंकि ये एक अक्रूड एक्सपेंस है। उसके बाद फिर अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, तो बोलता है सनड्राई ऑफिस एक्सपेंसेस 630 वर प्रीपेड। तो कुछ सनड्राई एक्सपेंसेस थे और वो 630 के क्या थे? प्रीपेड थे। तो हम लोग प्रीपेड जाके पहले एडजस्ट कर लेंगे। तो हम लोग ऊपर आते हैं सवाल पे, और हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमें सनड्राई ऑफिस एक्सपेंस दिए हुए कितने के? 9870 के, और इसमें से माइनस कर लेंगे हम 630। इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि वो 630 था, तो इसको जरा माइनस कर लो और आपको पता लग जाएगा कि यार हम लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर कितनी वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। 92
40, ये कहाँ चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। वही एडजस्टमेंट्स करनी है जो सोल ट्रेडर में करी है, वही एडजस्टमेंट्स करनी है जो पार्टनरशिप में करी है, कोई नए टाइप की एडजस्टमेंट्स नहीं आएंगी। सिर्फ बहुत से बहुत क्या आएगा, अपोर्शनमेंट करवा रहा होगा, बता देगा कि भाई ये खर्चा इतना फैक्ट्री में डालना, इतना ऑफिस में डालना, बस। इसके अलावा और कोई भी गेम नहीं कर सकता वो हमारे साथ, ठीक है। एंड दिस वाज 630, यस। नाउ द क्वेश्चन है कि यार ये 630 हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, तो भाई सर ये 630 एक प्रीपेड एक्सपेंस है, तो ये आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड तो करेंगे, लेकिन करंट एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ ले जाके रिकॉर्ड करेंगे, करंट एसेट्स में। जो रेंटल वाली एडजस्टमेंट थी वो तो हम कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं। अगली एडजस्टमेंट के अंदर वो आपसे क्या बोलता है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोलता है कि यार ये डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 20% पर एनम यूजिंग द डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, अब प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन तो लग रही है, 20% का रेट लगेगा, और मेथड कौन सा इस्तेमाल होगा, आरबीएम। एंड वी नो दैट कि जब हम आरबीएम इस्तेमाल करते हैं तो आरबीएम के लिए हमें पहले नेट बुक वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो हम पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि यार आरबीएम का फॉर्मूला क्या होता था, तो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, आर बी एम इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू इनटू रेट, जो कि परसेंटेज होती है, इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन। बेटा ऐसे ही होता था, ठीक हो गया। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार आप लोगों ने इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है प्लांट एंड मशीनरी की, तो अगर आप नोटिस करें तो प्लांट एंड मशीनरी आपके पास जो मौजूद है उसकी कॉस्ट कितनी है, 90,000, ठीक है। और उसका आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चाहिए, वो कितना है, 32,000। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नेट बुक वैल्यू हम क्या करेंगे, इस 90,000 में से ये 32,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक हो गया। इस 90,000 में से 32,000 हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसे ही करेंगे। तो पहले नेट बुक वैल्यू निकालते हैं, 90,000 माइनस 32,000, और उसके ऊपर हम लगा देंगे 20% का रेट, ठीक है। तो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी, कितनी आ रही है एनुअल डेप्रिसिएशन, 11,600। सो दिस 11,600 इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया। इस डेप्रिसिएशन को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सर ये है किस चीज की डेप्रिसिएशन, तो बेटा ये प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ इस्तेमाल होता है, सर फैक्ट्री में, तो इसका मतलब इसकी डेप्रिसिएशन भी कहाँ रिकॉर्ड करोगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे 11,600 की, यानी कि इसकी जो डेप्रिसिएशन है कितनी थी, 11,600 ना। तो हम यहाँ पे, और याद रखिएगा जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो इस 32,000 के अंदर 11,600 हम ऐड कर लेंगे। तो अभी से मुझे ऐड करके बता दो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की बैलेंस शीट में कितनी ट्रांसफर होगी। पहले से कितना डेप्रिशिएट हुआ था, 32,000 का। इस साल मजीद कितना डेप्रिशिएट हो गया, 11,600 का। तो इन दोनों को जब मैं ऐड कर लूंगा तो कितना बच जाएगा, 43,600 बताया मुझे एक बच्चे ने। सब लोग यार कैलकुलेटर्स लेके बैठा करो ताकि आपको समझ आए कि आप कर क्या रहे हो, ठीक हो गया। अच्छा भाई, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं, 32,000 ही था ना, यस। हमने यहाँ पे भी 32,000 करा है, यस। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, अगली चीज देखते हैं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर वो हमसे बात करता है कि यार ये जो आपका ऑफिस इक्विपमेंट है ना, इज डेप्रिशिएटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड 20% एट कॉस्ट। इसका मतलब 20% चार्ज तो करोगे डेप्रिसिएशन, लेकिन किस पे चार्ज करोगे, कॉस्ट पे चार्ज करोगे। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट से वो हमें लेके जा रहा होता है स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर, कि स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर आपने 20% कैसे लगाना है, हाँ। लेकिन अभी वो उसने आगे कुछ और एडजस्टमेंट भी बोली। वो बोलता है इक्विपमेंट 24,000 वॉज परचेज ऑन जुलाई 2006। आपने जुलाई 2006 में ये खरीदा था 24,000 का। एडिशनल इक्विपमेंट 6,000 वॉज परचेज ऑन 30 सितंबर 2009। अच्छा, 30 सितंबर 2009 ये करंट ईयर की बात कर रहा है, यानी कि आपने 6,000 रुपए का करंट ईयर खरीदा था, 6,000 रुपए का इस साल आपने इक्विपमेंट खरीदा है, और पहले से आपके पास 24,000 रुपए का पिछले सालों का जो इक्विपमेंट पड़ा हुआ था वो 24,000 रुपए का था, ठीक है। बोलता है नो अदर चेंजेस इन नॉन करंट एसेट्स अकर्ड इन द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2010। इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं हुई। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फॉर द टाइम एसेट्स बीइंग इन द हेल्थ। इसका मतलब क्या है कि जितना टाइम तुम्हारे पास एसेट रहेगा उतने टाइम की डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। इसका मतलब इसने बता दिया कि आपने कौन सी पॉलिसी लगानी है, मंथली पॉलिसी लगानी है। अच्छा, आप इसको आसान करते हैं, इस बात को ना, इसको टेंशन फ्री करते हैं, मैं आपको आसान करता हूँ। सबसे पहले आप आके देखो ऊपर सवाल के अंदर, तो आपको जो इसने ऑफिस इक्विपमेंट दिया हुआ है वो टोटल कितने का दिया हुआ है, 30,000 का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में। ऑफिस, अब जरा देखिएगा, ऑफिस इक्विपमेंट, मेरा बेटा ये टोटल कितने का दिया हुआ है, 30,000 का दिया हुआ है, यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है, 30,000 की है। और आपको पता है इस 30,000 में से उसने बोला हुआ है कि 24,000 आपने पहले कभी 2006 में लिया था, आज तो हम 2009-10 की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, ठीक है। तो एक इसने 2006 के अंदर एक एसेट लिया था जो कि था 24,000 का इक्विपमेंट, और आज 2009 सितंबर में, 2009
या पूरी डेट लिख लेते हैं। 30 सितंबर 2009 को इसने 6,000 रुपये का मजीद इक्विपमेंट खरीदा था। तो अगर मैं 24,000 को 6,000 में ऐड कर दूं तो टोटल 30,000 के इक्विपमेंट मेरे पास शो हो जाएंगे। अब याद रखिएगा, ये जो इक्विपमेंट परचेज किया गया है ना, ये इस साल परचेज किया गया है, करंट ईयर में परचेज किया गया है। सर आप कैसे बोल सकते हैं करंट ईयर में परचेज किया गया है? तो बेटा डेट देखो क्या है, 30 सितंबर 2009। आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या है, 1 February 2009 से लेके 31 January 2010। क्या 30 सितंबर 2009 यहीं पे फॉल करेगी? क्या इसी साल इसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर 30 सितंबर 2009 आया होगा? हाँ सर इसी साल आया होगा, तो वो इसी साल की वर्किंग करवा रहा है। और अब आपने क्या करना है, आपने इसकी डेप्रिसिएशन लगानी है। डेप्रिसिएशन के लिए रेट उसने वही 20% दिया हुआ था। तो पहले आप क्या करो, पहले तो इस 24,000 के ऊपर लगा दो 20%। मेरा बेटा 24,000 का 20% देखो कितना होता है, कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। ठीक है, सब लोग कैलकुलेट करो 24,000 का 20% तो कितना होता है, कैलकुलेट करो और जल्दी जल्दी से बताओ। 4,800 बताया गया है मुझे अभी तक। ठीक है, आंसर्स अगर डिफर करेंगे तो फिर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें जो दूसरा एसेट है उसके ऊपर भी हमने 20% की डेप्रिसिएशन लगानी है। तो इसके ऊपर जब दूसरे 20% की डेप्शन लगाओ 6,000 पे, तो कितना आता है, कैलकुलेट करो सब लोग, तो कितना आ रहा है? 1,200। अब ये जो 1,200 आई है ये तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, और ये 4,800 भी जो आई है ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। अब ये जो 4,800 आई है ये तो सही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये एसेट भी आपने पूरे साल इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि आपने खरीदा ही 2006 में था। तो 8 में भी रहा, 9 में भी रहा, 10 में भी रहा, तो ये पूरे पूरे साल रहा, तो इसके ऊपर पूरी डेप्शन चार्ज हो जाएगी 4,800। लेकिन ये जो आपके पास दूसरा एसेट है ना, इसको आपने अभी इसी साल खरीदा था। ठीक है, और इस साल भी आपने कब खरीदा था, 30 सितंबर में। तो सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी में इनकी क्लोजिंग हो गई है ना, 31 जनवरी को क्या हो गई थी, इनकी क्लोजिंग हो गई थी। यानी कि एसेट हमने इस साल, ये जो हमने 6,000 वाला एसेट खरीदा था, ये हमने इस साल कितने मंथ इस्तेमाल किया? सर 30 सितंबर को खरीदा, तो सितंबर का मंथ भी हटा दें आप। इसका मतलब सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सर आपने 4 महीने इस एसेट को इस्तेमाल किया है आउट ऑफ 12 मंथ। तो डेप्रिसिएशन भी क्या लगानी चाहिए, 4 महीने की या पूरे साल की? सर मंथली पॉलिसी है तो 4 महीने की लगाएंगे। तो भाई इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12। तो बेटा आप आंसर बताओ डेप्रिसिएशन का कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। 400। इसका मतलब इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो कितने की लगेगी, 400 की डेप्रिसिएशन लग रही होगी। कितने की लग रही होगी, 400 की। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, तो आप बोलोगे सर टोटल डेप्रिसिएशन लगेगी 4,800, जो कि 24,000 वाले एसेट्स के ऊपर थी, प्लस 400 जो कि आपने ये वाला एसेट इस साल खरीदा। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपकी लग चुकी है 5,200 की। अब सवाल ये उठता है कि 5,200 की डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? सर ये है ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट का मतलब ये इस्तेमाल भी ऑफिस में ही होता होगा। ऑफिस इक्विपमेंट की एग्जाम्पल के अंदर कंप्यूटर शम्प्यूटर आते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर शम्प्यूटर ही होंगे। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो भी आप ऑफिस के अंदर ही रिकॉर्ड करें, यानी कि कहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर इस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर दीजिएगा। क्या ये जो मैंने एडजस्टमेंट आपको समझाई है, क्या ये एडजस्टमेंट हर एक बच्चा जो इस वक्त मेरी बात सुन रहा था, क्या हर एक बच्चे को ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई कि ये क्या गेम हुआ था, ये डेप्रिसिएशन मैंने ब्रेक करके क्यों कैलकुलेट करवाई थी? सब लोग मुझे बताएंगे कि हाँ हमें ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, मतलब इसके अंदर हमें कोई टेंशन नहीं है। अक्सर बच्चा क्या करता है, जब मेरी बात गौर से नहीं सुन रहा होगा तो उसको टेंशन होगी। तो ये आप लोग देखो, क्या आपको ये बिल्कुल समझ आ गया, 100% क्रिस्टल क्लियर हो गया दिमाग के अंदर कि यार ये सर ने क्यों किया है ऐसा? डन है सबको? अच्छा भाई, अब अगर हम बात करें, तो जब आप अपनी बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो इक्विपमेंट की जो डेप्रिसिएशन है वो 5,200 ऐड करके आगे ले जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगी 17,200। ये चेक कर लेना, 17,200 से कुछ और आ रहा हो तो मुझे बता देना। ठीक है, तो ये 12,000 की पहले से डेप्रिसिएशन थी ऑफिस इक्विपमेंट पे, और 7,200 की मैंने मजीद चार्ज कर दी। ठीक हो गया। अच्छा फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर वो आपसे ये बोलता है कि यार आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को बनाना है, मेंटेन करना है, कितना, 4% का। यानी कि इनका बिजनेस कहता है हम 4% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना चाहते हैं। तो भाई 4% का प्रोविजन डाउटफुल डेट बनाते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ट्रेड रिसीबल्स कितने के। तो अगर आप अपने ट्रेड रिसीबल्स को गौर से देखें, सो द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीबल्स आर 45,000। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कैलकुलेशन दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है। अच्छा जी, अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके ट्रेड रिसीबल्स कितने के थे। तो ये ट्रेड रिसीबल्स पे ही शक करते हो आप, तो मेरे पास 45,000 के ट्रेड रिसीबल्स थे और इनके ऊपर मैं 4% का शक कर रहा था। तो आंसर बताओ कितना आया आपके पास? ठीक है बेटा, 1,800 मुझे बताया गया है।
अब याद रखिएगा, ये जो आपके पास 1800 आया है ना, ये जो परसेंटेज लगा के आपके पास आंसर आता है ना, ये रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। ये 1800 कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। जब भी परसेंटेज लगा के जो भी आंसर आएगा तो ये कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड होगा, जैसे प्रोविजन आपने अब तक ट्रेड रिसीवेबल्स में से माइनस करे बैलेंस शीट। सर फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट में कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेटा इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो वैल्यू होती है ना, वो इंक्रीज डिक्रीज देख के जाती है। तो सबसे पहले तुम ये देखो कि तुम्हारा ओपनिंग प्रोविजन कितने का था। सर द ओपनिंग प्रोविजन वॉज, ये देखो ऊपर तुम्हें नजर आ रहा है तुम लोग को, ओपनिंग प्रोविजन वॉज 15,000, वो सॉरी 1550। और इस साल प्रोविजन कितना आया है? 1800। तो क्या प्रोविजन इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया है? तो तुमने देखा तो यार सर ये तो इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज कितने से हुआ है? 250 से। तो 250 का इंक्रीज रिकॉर्ड हो जाएगा कहां पे? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इंक्रीज है तो एक्सपेंस है, डिक्रीज होता तो लाइबिलिटी होती। क्या ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट भी क्लियर हो गई है? देखो मैंने तुम लोग को बोला ना कि एडजस्टमेंट्स वही है जो मैं आपको हर क्लास में कराता आया हूँ। एडजस्टमेंट्स वही है जो हम लोगों ने अपनी प्रीवियस सारे टॉपिक्स में करी है। सोल ट्रेडर में करी थी, फिर पार्टनरशिप के अंदर भी इसी टाइप की एडजस्टमेंट्स होती थी, फिर अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसके अंदर भी इसी टाइप की एडजस्टमेंट्स है। कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर हो गई बात यहां तक सबको? कोई टेंशन नहीं है यहां तक? ठीक है। अच्छा भाई, अब हम लोग को एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट देखते हैं। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है? एग्जामिनर बोलता है कि भाई पहले बना दो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर बना दो इनकम स्टेटमेंट, और फिर बना दो बैलेंस शीट। यानी कि फुल फ्लैज सवाल है जिसके अंदर वो सारी चीजें हमसे बनवा रहा है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, और फिर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है। तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जून 2010 का सवाल है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, बहुत सारी स्टेटमेंट्स बनने वाली हैं, तो आप लोग की कैलकुलेशन मुझे तेज तेज चाहिए होंगी। आपको मेरे आईपैड की अब बैटरी तो नज़र आ रही होगी, तो इसलिए जितना जल्दी आप लोग मुझे आंसर्स देंगे उतना जल्दी मैं कर सकूंगा। ठीक है। ये पता नहीं क्यों चार्ज नहीं है, इसकी तबीयत खराब है। ठीक हो गया। चलो भाई, हम सबसे पहले बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए आप दो कॉलम्स भी बना लो, कोई मसला नहीं है, तीन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मेरे साथ साथ बना लो मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मैं बनवाऊंगा वैसे ही बनाना है, कुछ और एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना होता है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम या यूज। तो आप पहले हेडिंग लिख लें, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपने कैलकुलेट करनी है। अभी आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ, अब ये वैल्यूज आप लोग मुझे बताते रहना, ठीक है, ऑफ रॉ मटेरियल। बताओ रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है सवाल में? चलो भाई, 16,250। फिर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो उसकी वैल्यू कितनी है? देखते रहो सब लोग, साथ साथ तेज तेज बनाओगे ना। अरे भाई, ये पता नहीं इसने बोलिए गलत बता दिया। चलो हम लोग भाई देख लेते हैं। बेटा वो मसला मैंने आप लोगों को बताया ना क्या है। तो भाई रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री ये दी हुई है ना यार, कहाँ से क्या है, इतना मुश्किल क्या है? बस देखनी है और लिखनी है। 14700 यहाँ पे बताओ, 14700। ठीक है। फिर उसके बाद आगे बताओ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है। तो सर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आप लोगों ने देखा था 75600, तो वो रिकॉर्ड कर लें, 75600। फिर कोई कैरेज ऑन रॉ मटेरियल नहीं था, कोई परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल नहीं थी, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टली यहां पे लिखेंगे लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगी? कोई मसला ही नहीं है, एडजस्टमेंट में आओ। पहली एडजस्टमेंट के अंदर सबसे पहली बात ही लिखी हुई होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है आपको? 16250। तो ये रिकॉर्ड कर लो, 16250। तो तुम्हारे पास एक आंसर आ जाएगा। वो आंसर कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है इन सबको आपस में एड लेस करके। तो इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, कितना आ रहा है? 7074050। क्लियर हो गया। फिर आप क्या करोगे? ये आपके पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया। अब आप क्या करोगे? डायरेक्ट लेबर वगैरह को इसके अंदर ऐड करोगे। तो यहाँ पे अगर आप आगे देखो सवाल के अंदर, तो सवाल के अंदर आपको एक डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस गिवन थी। ठीक है। अगर आप नोटिस करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, 62, सॉरी, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन भी करी थी, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस। तो ये हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री
वेजेस। यार ये जो डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस थी ये हमारे पास कितनी आई थी, 62140 थी। ठीक है, तो पहले लिखें 62140 प्लस 1120 का इसमें अक्रूड था, तो वो हमने ऐड कर दिया, तो ये बन गया था 63260। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 63260। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद आप आगे देखें तो आगे और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, अब डायरेक्ट लेबर तो लिख ली, डायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जांपल्स मैंने क्या दी थी, रॉयल्टीज। क्या सवाल में रॉयल्टीज गिवन है? नहीं सर। लाइसेंस फी, क्या लाइसेंस फी गिवन है सवाल के अंदर? नहीं। स्पेसिफिक हायर ऑफ मशीन, क्या सवाल में स्पेसिफिक हायर ऑफ मशीन गिवन था ट्रायल बैलेंस वगैरह के अंदर? नहीं। तो इसका मतलब कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। और डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को आप आपस में ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। बेटा कैलकुलेट करो और कितनी आ रही है बता दो। ठीक है, चलो भाई। 137310। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप देखना शुरू करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर हम देखना शुरू करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आप आ जाएं। सबसे पहले तो रेंट गिवन था, रेंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, और फैक्ट्री के अंदर रेंट कितना जाना था, 16800 का, तो ये हम रेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, रेंट 16800। अच्छा ये थोड़ा सा सही कर लेना, प्राइम कॉस्ट जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना ना सामने, 137,310। ठीक है, ये प्राइम कॉस्ट आ गई थी। अच्छा रेंट के बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला एक्सपेंस देखते हैं। तो अगला एक्सपेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज। तो फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज कहाँ जाएंगी, फैक्ट्री अकाउंट के अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ लिखेंगे फैक्ट्री, फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज। भाई इस फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज कितनी थी, तुम लोग तो गलत गलत बताते हो, मैं खुद देखता हूँ। इट वॉज 31500। ठीक है, तो ये हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, 31500। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अगले एक्सपेंसेस देखते हैं। फिर आप देखो तो यहाँ पे ऑफिस सैलरीज दी हुई है, इसका ताल्लुक तो अभी कोई बनता नहीं है। रेवेन्यू, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और कोई ताल्लुक नहीं बनता। और कोई एक्सपेंस आपको नजर आ रहा है जो हमें फैक्ट्री के अंदर रिकॉर्ड करना चाहिए, बताएं। रेंट की एडजस्टमेंट भी लिखनी चाहिए बेटा, ये एडजस्टमेंट करी तो है रेंट की पूरी, ये रही ना। आप यही वाली बात वहां पे लिखोगे ना, मैंने तो करके दिखा दी ना आपको। ठीक है, ये वाली बात लिखोगे ना वहां पे वर्किंग में। ठीक है, सही है ना। अच्छा भाई, मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या और कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको नजर आ रहा है जो फैक्ट्री के अंदर जाना चाहिए। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाली थी प्लांट एंड मशीनरी की, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये प्लांट एंड मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन आई थी हमारे पास, ये जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी थी 11600 की, ये किसकी थी सर, प्लांट एंड मशीनरी। तो बेटा प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए सर, फैक्ट्री के अंदर। तो रिकॉर्ड कर दो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। वर्किंग में आपको पीछे दिखा चुका हूं, पेपर के अंदर आप सामने दिखा रहे होंगे। सो द वैल्यू वाज 11600। ठीक है, 11600। और कोई आपको इनडायरेक्ट ओवरहेड नजर आ रहा है तो मुझे बताएं सवाल के अंदर, आपके पास किताबें मौजूद हैं, आपके पास ये ट्रायल बैलेंस पूरा खुला हुआ रखा हुआ है। और कोई एक्सपेंस आपको नजर आ रहा है? देख लें सब लोग गौर से, एक दफा तसल्ली कर लें सब लोग अपनी ना, कि आपको और कोई एक्सपेंस नजर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, जो हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखना चाहिए था लेकिन अभी तक हमने नहीं लिखा है, या सारे लिख चुके हैं, सारे लिख चुके हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब हम इनका टोटल कर लेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल निकाल लो कितना बन रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल निकालो कितना बन रहा है। 16800, 31500 और 11600, कितना आ रहा है, 59900। और इसके अंदर ऐड कर दो प्राइम कॉस्ट को अब। ठीक है, ऊपर प्राइम कॉस्ट निकाली थी ना, यानी कि दिस प्लस दिस। ठीक है, तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, कितनी आ रही है जरा देखो, ऐड कर लो। ये 197,210 बताया, ठीक है, 197,210। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको आखिर काम क्या करना होता है, वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट करनी होती है। तो वर्क इन प्रोग्रेस की जो एडजस्टमेंट है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ आपने कैसे करनी होती है। तो आप यहाँ पे पहले लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, ऐड करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग
सर ये कहाँ से मिलेगा बेटा? ट्रायल बैलेंस के अंदर सबसे पहले तो दिया, बताइए रहा वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग कितने का है? 23570 का, ये लिख दो 23570। फिर आप क्या करोगे, इसमें से लेस कर दोगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो सर क्लोजिंग कहाँ से मिलेगा बेटा? एडजस्टमेंट के अंदर। एडजस्टमेंट में आगे देखो ना, ये देखो वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग दिया हुआ है आपको 18780, तो यहाँ पे लिख लो 187, मैं भूल गया, 18780, ठीक है। दोनों को आपस में लेस एड लेस कर लो, तो देखो पॉजिटिव आंसर आ रहा है या नेगेटिव आंसर आ रहा है? माइनस कर लो, पॉजिटिव आंसर आ रहा है 4790 का, ठीक है। इसको तुम इसके अंदर क्या कहते हैं, एडलेस कर लो, तो तुम्हारे पास एक आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव आ रहा है ना, मैं माइनस क्यों कर दिया? पॉजिटिव आ रहा है तो ऐड कर दोगे, ठीक है। पॉजिटिव आया था ना 4790, मैं इसको मिटा के सही लिख देता हूँ, मैंने रेड से लिख दिया था गलती से। 4790, ठीक है। दोनों को आपस में ऐड कर लो तो आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो फाइनल आंसर देखो क्या आ रहा है आपके पास, सब लोग कैलकुलेट करें और मुझे बताएं। 202,000। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यानी कि हमने जो कुछ गुड्स बनाई हैं उसका जो हमारे ऊपर कॉस्ट आई है, वो कितनी कॉस्ट आई है इस साल? 202,000 की आई है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है वो क्या करता है? गुड्स को खरीदता है। ये लोग क्या करते थे? गुड्स को बनाते थे। तो इन्होंने जो गुड्स को बनाया है, उनको बनाने का जो खर्चा आया है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो कितने की आई है? 2,02,000 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है। क्लियर हो गई बात यहां तक? सही है। अच्छा भाई आगे बढ़े। अब वंस हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट परफेक्टली बना लिया, तो हमारी नेक्स्ट टास्क है इज टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट इज समथिंग नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये नॉर्मल सी चीज होती है, जैसे आपने आज तक इनकम स्टेटमेंट बनाई है बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम, ये पार्ट बी कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट। पेपर में वो लिखा हुआ होगा फॉर द ईयर एंडेड वाइंडेड करके, जो भी होता है ना, ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे रेवेन्यू यानी कि सेल्स। मेरा बेटा अगर तुम सेल्स या रेवेन्यू अपना देखो, तो सवाल के अंदर सेल्स या रेवेन्यू कितना गिवन था? तो मेरा बेटा देखो, सबसे पहले तुम्हें सेल्स रेवेन्यू गिवन है 342,500 का, तो ये रिकॉर्ड कर लो 342,500 का। और इसमें से जो सेल्स रिटर्न हुई है वो माइनस कर लो, लेस सेल्स रिटर्न्स। तो जो आपको सेल रिटर्न हुई है वो कितने की हुई है? लेट सपोज हमें यहाँ पे कहीं दी हुई थी, ओके ये रही। सेल रिटर्न वर 1250 की। बेटा माइनस करके मुझे बताओ जरा, इसमें से 1250 माइनस करो, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास जो तुम्हारी वो बन रही है नेट सेल्स, वो कितनी बन रही है? कैलकुलेट कर लो और मुझे बताओ जल्दी से। 341,250। फिर हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे जैसे हम नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट में करते थे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब याद रखिएगा, इधर कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आप लोगों ने बात करनी है फिनिश गुड्स के बारे में, तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश गुड्स यहाँ पे रिकॉर्ड होती है ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक हो गया। तो अब अगर आप आगे देखें तो फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री हमें कितने की गिवन थी? 35,000 की थी, हम वो रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे लाके, इतना सिंपल है, 35,000। फिर अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं आपसे बात करूंगा ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है वो क्या करता है? परचेजेस करता है, गुड्स खरीदता है, ठीक है। लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है ये क्या करता है? गुड्स मैन्युफैक्चर करता है। तो इसने जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करी है ना, अगर आप यहाँ पे आगे देखो, तो जो भी इसने गुड्स मैन्युफैक्चर करी है, नजर आ रही है सबको ये? जो भी इसने गुड्स मैन्युफैक्चर करी है, इन गुड्स को ये ट्रांसफर कर देगा कहाँ पे? अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आप लिखोगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट। और वो कितनी आ जाएगी? 2,000 की आ जाएगी। फिर उसके बाद इसने कुछ परचेज ऑफ फिनिश गुड्स भी करा था, कुछ सवालों में करा होगा, कुछ में नहीं करा होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फिनिश गुड्स क्या होता है। अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ मजीद गुड्स खरीद ली जाती है, क्योंकि हमारी जो फैक्ट्री थी उसकी कैपेसिटी थी लेट सपोज 1,200 यूनिट्स बनाने की, लेकिन डिमांड 1,500 यूनिट्स की है, तो 300 यूनिट बाहर से खरीद लिए। तो इसको कहते हैं परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और ये जो फिनिश गुड्स की हम लोगों ने परचेजेस करी थी, वो हमें यहाँ पे सवाल के अंदर गिवन थी 15,500 की, तो वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे 15,500। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? यहां से लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड
गुड्स। ठीक है, और वो जो हम क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे वो हमें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, ये देखो 32,500 की। क्लियर हो गया? तो ये रिकॉर्ड कर लेंगे 32,500 का, और तो कुछ था नहीं, तो इसको एडलेस करके कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो जल्दी से, कितनी आ रही है, कैलकुलेट कर लो और कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ कितनी आ रही है। 2,20,000। देख लो ये सही आ रहा है? ठीक है, तो 2,20,000 इसमें से माइनस कर दो और आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो कितना आ रहा है। 2,20,000 को माइनस कर दो 314,250 में से, तो 121,250 का, 121,250 का आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट बताओगे। ठीक है, सवाल में कोई अदर इनकम मुझे नजर नहीं आई। सर अदर इनकम क्या होती थी बेटा? रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिक्रीज इन पीबीडी, गेन ऑन डिस्पोजल, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो सर अब क्या करें बेटा? अब यहाँ पे लिखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और वो माइनस कर दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं सर? वो तमाम एक्सपेंसेस सिवाय लोन इंटरेस्ट और टैक्सेशन के अलावा जो भी खर्चे होंगे हमारे पास, वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, अच्छा हम पहले यहाँ पे लाइंस बना लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है अपनी इनकम स्टेटमेंट को कंटिन्यू करने के लिए। सो मैं पहले से लाइंस प्रिपेयर कर लेता हूँ, फिर वापस उस पेज पे आता हूँ। ठीक है, अच्छा जी वापस आते हैं उस पेज के ऊपर। तो अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखना शुरू करते हैं कौन कौन से थे। तो सबसे पहला एक्सपेंस तो हमें यहाँ पे अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं। सबसे पहला एक्सपेंस जो था वो रेंट था। मैंने बोला था ये दोनों जगह पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो ऑफिस के अंदर कितना रेंट का खर्चा रिकॉर्ड होना है? 11,200 का रिकॉर्ड होना है। तो आप यहाँ पे लाके रिकॉर्ड कर लें रेंट एक्सपेंस 11,200 का। ठीक हो गया, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे क्या दिया हुआ है? कुछ ऑफिस की सैलरीज दी हुई थी, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ऑफिस सैलरीज 41,600 की थी, वो रिकॉर्ड करेंगे। ऑफिस सैलरीज 41, भूल जाता हूँ मैं यार, पता नहीं क्या हो गया है। कितना था? ऑफिस सैलरीज पर 41,600। ओके, 41,600। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो अगला एक्सपेंस देखते हैं। फिर तो ये सेल्स रेवेन्यू वगैरह था, फिर है एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो ये एक और खर्चा है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं। मेरा बेटा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितने की है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज 28,650 की। कितने की है? 28,650 की। तो यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे 28,650। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला एक्सपेंस कौन सा है? सनड्राई ऑफिस एक्सपेंसेस। तो सनड्राई ऑफिस एक्सपेंसेस की वर्किंग यहाँ मैंने करी भी है, मैं डायरेक्टली फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ, लेकिन आपको वर्किंग सामने शो करना लाजमी होती है। तो ये आंसर आया था 9240। तो ये सनड्राई ऑफिस एक्सपेंसेस लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे सनड्राई ऑफिस एक्सपेंसेस। आप लोगों ने वर्किंग हमेशा सामने शो करनी होती है, बट मैं समझा रहा होता हूँ तो मैं पीछे ही वर्किंग कर देता हूँ आपको समझाते हुए। 9240 की। ठीक हो गया, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगली चीज आपको ये लोन शोन का इंटरेस्ट है, ये तो अभी काम नहीं करेंगे। अच्छा याद रखिएगा, ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर एक डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी। ठीक है, और ऑफिस इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई थी? 5,200 की। आपको याद है ना ये वर्किंग? 5,200 की हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी। ये रही ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर। ठीक है, 5,200 की एडप्शन चार्ज करी थी, तो मैंने आपको इसकी वर्किंग शो कर दी थी। ऐसा ही हुआ था। ठीक हो गया, तो ये हम क्या करेंगे, ये जो 5,200 है इसको हम ले जाके वहां पर रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, और वो थी हमारे पास 5,200 की। उसके बाद आप देखें और कोई एक्सपेंस है? सर ऑफिस एक्सपेंस के बाद वो और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बाद एक और है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, याद है? ये देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की सारी वर्किंग मैंने आपको यहाँ शो करी हुई थी। ठीक है, तो हम लोग ये कितने का आया था? 250 का आया था, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो आया था 250 का। तो ये रिकॉर्ड करके अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं? सबको आपस में ऐड कर लो और मुझे बताओ तुम लोग के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल कितने में आ रहे हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट आंसर आए हैं, एक दफा दोबारा बताओ कितना आ रहा है। 11,200, 41600, 28650, एंड दो तीन बच्चों के ये आते जा रहे हैं, तो मैं फिर इसी को मान लेता हूँ कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 96,140।
और इस 96140 में से आप माइनस कर दोगे आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था, तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। और वो कितना आ रहा है, जरा माइनस कर दो 212250 में से इसको, तो 24850, ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से हम लेस कर देंगे फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट कितनी थी, लेस फाइनेंस, वर्किंग में पीछे दिखा चुका हूँ। फाइनेंस कॉस्ट जो हमारे पास आई थी, एक दफ़ा रिलेट करने के लिए आपको दोबारा दिखा देते हैं। 3200 की हमने इसकी वर्किंग करी थी, और ये हमारे पास 3200 आया था, ये हम रिकॉर्ड करके यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस कर दो, और मुझे अब आंसर बताओ कि तुम्हारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है। ये डिफरेंट डिफरेंट क्या लिख रहे हो, ये 25110 क्या है ये, ठीक है। तो 25110 प्रॉफिट आ रहा है। मुझे यार जरा एक दफ़ा क्लियर कर देना, मुझे कंफ्यूजन हो रही है, सब लोगों ने ज़्यादा वैल्यूज लिखी हुई है। और 24850 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 25110 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब तुम लोग कह रहे हो कि ये आंसर सही नहीं है। क्या बताया तुम लोगों ने, 25110, ठीक है। और इसमें से 3200 माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा मेरा बेटा। नेट प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लो और नेट प्रॉफिट निकाल लो कितना आ रहा है। 21910। हम क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं ना, मुझे सब लोग बता दें, क्योंकि बस बैलेंस शीट रह गई है, तो आई जस्ट नीड 10 to 12 minutes। 21910 सही है। मुझे ये बताओ, क्या क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं ना, मतलब किसी को इशू तो नहीं है ना। चलिए जल्दी से बताओ, ठीक है। चलो हम लोग फिर आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, इसको लेके चलते हैं, क्योंकि सवाल कंप्लीशन की तरफ जाना चाहिए। अच्छा भाई, फिर उसके बाद हम आगे अब क्या करते हैं, अब ये हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बना ली, राइट। ये पूरी इनकम स्टेटमेंट स्क्रीनशॉट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये इनकम स्टेटमेंट हम लोग की कंप्लीट हो गई है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने बैलेंस शीट बनानी है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नॉर्मली जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो, तो आप बैलेंस शीट बनाते हुए कितने कॉलम्स यूज करते हो, 3 कॉलम्स बनाते हैं, तो हम यहाँ पे 3 कॉलम की बैलेंस शीट बना देंगे, ठीक है। 1 2 3, ये रहा 3, ठीक है। पहला जो कॉलम है उसका नाम होता है कॉस्ट, दूसरा डेप्रिसिएशन टू डेट, और तीसरा नेट बुक वैल्यू। अच्छा, डेप्रिसिएशन बोल रहा हूँ, ये बैलेंस शीट बनाना ना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आप लिखोगे नॉन करंट एसेट्स, तो नॉन करंट एसेट्स मेंशन करना शुरू करते हैं, नॉन करंट एसेट्स। अच्छा मेरा बेटा, नॉन करंट एसेट्स के अंदर अगर आप आके देखें, तो सबसे पहले आपके पास क्या थी, लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी थी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो हम लैंड एंड बिल्डिंग रिकॉर्ड करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू नहीं देखी मैंने, इट इज 80,000, ठीक है। तो ये आप 80,000 रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड यू नो व्हाट, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना, डेप्रिशिएट तो हो रही नहीं थी, तो इसके ऊपर कोई प्रोविजन फॉर एडप्शन नहीं लगेगा, तो इसकी नेटबुक वैल्यू भी कितनी रहेगी, 80,000 ही रहेगी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एसेट पे चलते हैं, जो कि हमारे पास दूसरा एसेट था, एंड दैट वाज प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी वाज लाइक 90,000, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं प्लांट एंड मशीनरी, एंड दैट वाज 90,000, ठीक है। और इसकी प्रोविजन माइनस कर देंगे, तो इसकी प्रोविजन कितनी थी, प्लांट एंड मशीनरी की प्रोविजन वाज 11,600। कितने की थी, 11,000, नहीं सॉरी, 40, ये तो इस साल की एडप्शन थी, ये आई थी 43,600। हम लोग ये कैलकुलेट कर चुके थे, 43,600। इसकी जरा नेटबुक वैल्यू जब तक तुम लोग कैलकुलेट कर लो इन दोनों को माइनस करके, तो कितना आंसर आ रहा है ये, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जब तक। उसके बाद जो अगला एसेट था, वो आपके पास था ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट कितने का था, 30,000 का था। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। ये 58,000 बताया है, गलत बता रहे हो ना, 58 कैसे होगा, 46,400, ठीक है। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट 30,000 का था, ठीक है। और अब तक वो कितना डेप्रिशिएट हो चुका था, 12,000 का पहले से था, और इस बार 5,200 का डेप्रिशिएट हुआ, तो टोटल 17,200 का डेप्रिशिएट हो चुका है। तो 17,200 बेटा सारा माइनस करना 30,000 में से, तो कितना आंसर आता है, नेटबुक वैल्यू बताओ कितनी आती है। जरा माइनस कर दो दोनों को, 12,800, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, शाबाश, 12,800। अब आपको, जब आप इन सबको ऐड कर लोगे, क्योंकि 3 ही नॉन करेंट एसेट्स थे, तीनों को ऐड कर लोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे टोटल नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो ये टोटल नॉन करंट एसेट्स कितने आ रहे हैं, 80,000 प्लस 46,400 प्लस 12800, तो 139,200 मुझे आंसर्स दिए, सही है। अच्छा भाई, फिर आगे आ जाए जरा।
अब हम लिखेंगे करंट एसेट्स की हेडिंग, ठीक है, करंट एसेट्स। अब ये बड़ा थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, तो इसको जरा गौर से देखिएगा, करंट एसेट्स के पोर्शन। देखो सबसे पहले तो आप इन्वेंट्रीज मेंशन करना शुरू करेंगे। अच्छा, इन्वेंट्रीज जो होती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में तीन टाइप की होती है, तो तीनों टाइप की यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, मैं इसको रेड से लिख रहा हूँ सिर्फ हाईलाइट करने के लिए। सबसे पहले आप लिखेंगे रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। सर कौन सी बेटा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग ही आती है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर फिनिश गुड्स। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज हमें सवाल के अंदर एडजस्टमेंट में से मिल जाएंगी, एंड दैट इज 16,250। पहला लिख देते हैं 16,250। दूसरा लिख देते हैं 18,780। 18,780, और तीसरा लिख देते हैं 32,500। तो यहाँ लिख दिया 32,500। क्या आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा इन तीनों की लिखी जाएगी? सर अगर किसी की ना दी हुई हो तो बेटा उसकी जीरो है। ठीक है, दी हुई होगी, लाजमी क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी नहीं पड़ेगी, दी हुई होगी। क्लियर हो गया? तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का खाली चेंज है बैलेंस शीट के अंदर, बाकी पूरी बैलेंस शीट सेम ही चलती रहेगी। अच्छा भाई, अब हम अगली चीज लिखते हैं जो कि है ट्रेड रिसीवेबल्स। और ट्रेड रिसीवेबल्स वर 45,000 आई थिंक। ठीक है, और फिर इसमें से लेस हो जाएगा इसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। हाँ, वो कितना आया था बैलेंस शीट में, कितना जाना था? 1800 जाना था, याद है ना, वर्किंग सारी इसकी करी थी हम लोगों ने, तो यहाँ से 1800 लेस कर देंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस थे। हाँ, हमारे पास एक प्रीपेड एक्सपेंस भी था, याद है एडजस्टमेंट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक प्रीपेड था जिसको हम करंट एसेट्स में रिकॉर्ड करने वाले थे, वो प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ हम लिखेंगे अदर। जरा देखो, अदर रिसीवेबल। तो उसके अंदर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस या अक्रूड इनकम्स को मेंशन करते हैं। सो इस बार सवाल में से प्रीपेड एक्सपेंसेस 630 के, तो वो 630 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक हो गया? अब जरा इन सबको आपस में ऐड लेस करो, सिर्फ 1800 लेस करना है। ठीक है, सिर्फ 1800 लेस करना है, ब्रैकेट वाली वैल्यू, बाकी सबको ऐड करो, इनका टोटल निकाल लो कितना बन रहा है। 16,250,187, 80, 32,500, 45,000 माइनस 1800 प्लस 630। ठीक है, मुझे आंसर बताया गया है कि सर 11, देखो ये डिफरेंट आंसर्स आए हैं दो, 11। ठीक है, तो ये सेम हो रहे हैं, तो ये लिख देते हैं 11360। ठीक है, और अब इसके अंदर ऊपर वाले नॉन करंट एसेट्स को ऐड कर लें, तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो ये आपके पास आ जाएंगे टोटल एसेट्स। कितने के बन रहे हैं? 25,053,0। मुझे ये टोटल एसेट्स ये बताए गए, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो आधी बैलेंस शीट हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है, एंड देन फिर हम आगे मूव करते हैं फर्दर, और बाकी की आधी बैलेंस शीट बना लेते हैं। अब बाकी की आधी बैलेंस शीट के अंदर कुछ बचा नहीं है खास, सिर्फ चीज़ें उठा उठा के वहां से यहाँ पुट करनी है। ठीक है, तो अब बाकी की आधी बैलेंस शीट जब बनती है तो उसको हम लोग, जो पहला पार्ट होता है उसका पहला पोर्शन, उसको कहते हैं हम टोटल इक्विटी। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हम लिखते हैं सारी लाइबिलिटीज। अच्छा जी, अब ये टोटल लिक्विडिटी लायबिलिटी बिल्कुल वैसी सोल्डर जैसी। सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग कैपिटल। यार ओपनिंग कैपिटल ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा। आ जाओ, ये देखो कैपिटल बैलेंस गिवन है, कितने का गिवन है? 11 110,000, यानी 1,10,000 रुपए का, तो ये लिख लो 110,000। फिर आप लिखेंगे इसके अंदर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपने अभी इनकम स्टेटमेंट बनाई है, वहां से मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको, सॉरी, नेट प्रॉफिट ऊपर ही बनी हुई थी ना इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट से नेट प्रॉफिट उठाओ, कितना था? 21,910, तो वो रिकॉर्ड कर लो 21,910। फिर उसके बाद क्या करोगे यहाँ पे? लेस कर दो ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होंगी, देखो ये रही 17,000 रुपए की, माइनस कर दो। तो इसको माइनस करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। 17,000 माइनस हो जाएगा इन दोनों वैल्यूज में से, आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा। उस आंसर को हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये एडलेस कर लो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। 11,4,910। क्लियर हो गया यहाँ तक? सब लोग देख लें भाई। ठीक है, अच्छा जी आगे बात करते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे लिखोगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले आपके पास एक ही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी थी सबसे पहले, क्या?
तो इधर लिख लेंगे बैंक लोन। यार बैंक लोन इसने कितने का लिया हुआ था? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बैंक लोन वॉज 40,000, तो ये 40,000 का लोन लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 40,000 का बैंक लोन। अब आप पता है क्या करोगे, ये क्लोजिंग कैपिटल में जब तुम बैंक लोन को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को ऐड करते हो ना, तो तुम्हारे पास एक आंसर आता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है, 114,910 प्लस 40,000, तो ये कितना बन जाएगा, 115, नहीं 15, ऐसे बनेगा 154,910, है ना। ठीक है, अच्छा भाई फिर उसके बाद आगे आ जाओ जरा। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, और नेक्स्ट हेडिंग का नाम है करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपके पास क्या क्या है, सबसे पहले ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स आपको कितने की गिवन है, अगर आप देखें ट्रेड रिसीवेबल्स तो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, ठीक है। ट्रेड पेबल्स हमारे पास हैं 6,700 के, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 60700। फिर अदर पेबल्स, अदर पेबल का मतलब कोई अक्रूड एक्सपेंसेस हो, तो हमारे पास एक तो अक्रूड एक्सपेंस था लोन का इंटरेस्ट, याद है। हमारे लोन का इंटरेस्ट कितना अक्रूड था, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, 800 वॉज अक्रूड, ठीक है। याद है, ये वाली बात याद आई, 800 का लोन का इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया हुआ था, तो एक तो 800 था, और एक एडजस्टमेंट में भी गिवन था। तो एडजस्टमेंट के अंदर उसने अक्रूड किसके बारे में बोला था हमें, यस, फैक्ट्री की डायरेक्ट वेजेस के बारे में 1120 की, ये भी अक्रूड थी, तो ये ऐड कर लोगे 1120, दोनों को ऐड करना जरा, 800 प्लस 1120 कितना होता है बेटा, 800 प्लस 1120 कितना होता है, टोटल कर लो 1920, ठीक है 1920, और उसके बाद फिर आपके पास सवाल में बैंक ओवरड्राफ्ट था, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ट्रायल बैलेंस पे आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन था ना, ठीक है। अब ये सबसे आखिर में बैंक ओवरड्राफ्ट मेंशन कर लेंगे, है कितने का वो भी तो देखो, 33,030, 33,030, ऐसे ही है ना, 33,030, यस। अच्छा बेटा, पहले तो इन तीनों को ऐड करके इनका टोटल बता दो, इनका टोटल कितना आ रहा है, 60700 प्लस 1920 प्लस 33,030, ठीक है, तो ये बन रहा है 95,650, और फिर आप क्या करो, इसके अंदर 154,910 ऐड कर दो, तो कितना बन रहा है, 250,530। अच्छा, ये हम लोगों ने यहाँ पे गलत लिखा होगा, ये भी 60 ही आ रहा है ना, इसको जरा प्लस कर लो एक दफा, ये भी 60 ही आ रहा है ना, ये हम लोगों ने शायद लिखते हुए जल्दी में मैंने 53 लिख दिया था, ठीक है। 60 बन रहा है ना, तो ये भी बन रहा है 250,560, और इसको हम बोलेंगे ये है हमारी टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो हेयर वी गो, हमने ये पूरा फुल फ्लैज सवाल 40 मार्क्स वाला बैलेंस कर लिया है। आज के दौर के अंदर 40 मार्क्स का सवाल नहीं आता, ठीक है, दिस इज 23, 24, तो ये इसके अंदर क्या होता है, आपके पास वो जो सवाल देगा वो 20 मार्क्स के लिए देगा, 20 मार्क्स के लिए देगा, तो इतना लेंदी सवाल नहीं होगा, बट मैं आपको पूरे 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 कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स देता रहूंगा। फिर उसमें से वो कुछ भी पूछ लेगा, बोलेगा खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के दे दो, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो वो बोलेगा खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के दिखा दो कुछ मार्क्स के लिए। फिर बोलेगा इनकम स्टेटमेंट खाली मुझे बना के दे दो ट्रेडिंग सेक्शन तक, तो ट्रेडिंग सेक्शन तक कहाँ तक होती है बैलेंस, वो इनकम स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक। फिर आपको बोलेगा कि मुझे करंट एसेट्स का टोटल निकाल के दे दो, तो करंट एसेट्स के अंदर आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा सवाल में से देख के, और इनका टोटल आपने उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसा बीच में से पूछ लेगा, ठीक हो गया। यानी कि ये 11,111,360 एंड सो फोर्थ। क्या आपको ये वाली बात समझ आई कि हम लोगों ने सबसे पहले पार्ट के अंदर क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया, ठीक है। ये हम लोग जो सवाल कर रहे थे, मैंने ईयर नहीं लिखा इसका, दैट इज जून 2010 P2, और हमारी बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 18 है। तो पहले आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनाई, फिर उसके बाद हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई, सही है। हाँ बेटा, बस अब हम लोग यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास के अंदर, और फिर कल हम लोग की क्लास होगी जो कि हमारी 2 से 3 है मेरे ख्याल से, तो हम उसमें मिलेंगे इंशाल्लाह ताला 2 से 3 वाली क्लास में, और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आई होप मैं आप लोग को अच्छे से समझाने में कामयाब हुआ हूँ।
और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है?